हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब इस वीडियो में रक्त का थक्का जमने की पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में शॉर्ट नोट्स के साथ पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रक्त का थक्का जमना या रक्त का स्कंदन क्रियाविधि कोगुलेशन ऑफ ब्लड और क्लॉटिंग मैकेनिज्म। ये प्रक्रिया हम होवेल के अनुसार बताएंगे। होवेल एक साइंटिस्ट हैं जिनके अनुसार बताएंगे। चोट लगने पर रक्त शरीर से बाहर निकलता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद रक्त स्राव रुक जाता है और इस क्रिया को रक्त का थक्का जमना कहते हैं। आप सभी जानते होंगे कि चोट लगता है और जब चोट लगता है तो शरीर से रक्त बहता है और कुछ ही टाइम बाद रक्त बहना रुक जाता है, खून बहना रुक जाता है और इसी प्रक्रिया को रक्त का थक्का जमना कहते हैं। रक्त का थक्का जमने में 2 से 8 मिनट लगता है, यानी कि जब खून बह रहा है उसको थक्का जमने में 2 से 8 मिनट लगता है। और यदि किसी भी व्यक्ति में ज़्यादा टाइम तक ब्लड बह रहा है तो उस व्यक्ति के अंदर किसी न किसी चीज़ की कमी होगी, यानी किसी भी तत्वों की कमी होगी, जैसे कि प्लेटलेट्स और प्लाज्मा प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, इन सभी चीज़ों की कमी होगी, इसलिए रक्त का थक्का नहीं बन रहा है। और यदि रक्त बहता ही जा रहा है तो एक रोग होता है जिसे कहते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में जो फैक्टर होता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, वो नहीं पाया जाता है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यदि हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति को चोट लग जाए तो उसका ब्लड बहता ही रहता है और बंद नहीं होता है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। और यदि ब्लड बहेगा तो मृत्यु होगी ही, ये तो जाहिर सी बात है। तो हम सभी ये बातों को नहीं जानेंगे, अब बस यही जानेंगे कि रक्त का थक्का जमने में 2 से 8 मिनट लगता है। अगर यही रक्त 30 मिनट तक बहता रहे तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है और किसी न किसी तत्व की कमी के कारण ही रक्त का थक्का नहीं जमता है। जैसे कि हीमोफीलिया रोग में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 अगर अनुपस्थित है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। और हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाला रोग है, जो कि महारानी विक्टोरिया में देखा गया था, उनके परिवार में देखा गया था। हिपैरिन नामक प्रतिजामन रक्त वाहिनियों में थक्का जमने से रोकता है। रक्त वाहिनियाँ होता है, ब्लड वाहिनियाँ होती हैं, जिसमें हिपैरिन नामक प्रतिजामन होता है। इसी हिपैरिन के कारण रक्त वाहिनियों में रक्त थक्का नहीं बनता, यानी रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त नहीं जमता है। ठीक, हिपैरिन के कारण हमारी नसों में खून दौड़ रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल रहा है, लेकिन उसमें क्या पाया जाता है? हिपैरिन। हिपैरिन के कारण हमारी नसों में जो रक्त बहता है उसमें थक्का नहीं जमता है। और हम इसकी प्रक्रिया देखेंगे। क्षतिग्रस्त अंग, ये हमने हाथ का स्ट्रक्चर बनाया है। क्षतिग्रस्त अंग कोई भी अंग ले सकते हैं। तो मान लीजिए चोट लग गया, क्षतिग्रस्त अंग कोई भी अंग है, तो हमने हाथ लिया तो इसमें चोट लग गया। चोट लगने के बाद जो भी प्लेटलेट्स होते हैं और कुछ टिश्यू होते हैं, सब कुछ नष्ट हो जाते हैं और नष्ट होने के बाद इनसे रुधिर प्लेटलेट्स मुक्त हो जाते हैं और यही रुधिर प्लेटलेट्स मुक्त होने के बाद प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लाज्मा प्रोटीन, कैल्शियम, ये सभी मिलकर प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बनाते हैं। ठीक, प्लेटलेट्स तत्व थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लाज्मा प्रोटीन और कैल्शियम की सहायता से क्या बनाते हैं? प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बनाते हैं और ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम हिपैरिन को निष्क्रिय करता है। जो रक्त वाहिनियों में ब्लड बहता है वो मतलब रक्त वाहिनियों में ब्लड बहता है, ठीक, लेकिन नसों में रक्त बहता है तो उसमें हिपैरिन पाया जाता है, जिसके कारण वह बहता रहता है, जमता नहीं है।
तो हिपैरिन जो ब्लड बाहर आया उसमें से जो हिपैरिन है उनको निष्क्रिय करता है प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। फिर ए प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम दूसरा काम करते हैं कि उसी ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, उसको थ्रोम्बिन में चेंज करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करता है। और ये थ्रोम्बिन प्रोटीन फाइब्रोनोजन प्रोटीन को, ठीक है, थ्रोम्बिन प्रोटीन फाइब्रोनोजन प्रोटीन को क्या करता है, फाइब्रिन प्रोटीन तंतुओं का जाल बनाता है। यानी कि ये कुछ घुलनशील टाइप से होते हैं, ब्लड में घुले होते हैं, लेकिन ये फाइब्रिन तंतुओं का जाल बनाता है, ठीक। ए इनएक्टिव होता है और ए प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करता है। फिर ए एक्टिव होने के बाद फाइब्रोनोजन प्रोटीन को बदलता है फाइब्रिन तंतुओं के जाल में, और फिर रक्त का थक्का जमता है। तो जब ये जाल बन जाता है फाइब्रिन तंतुओं का जाल, तो इसमें आके प्लेटलेट्स आके फंस जाते हैं। प्लेटलेट्स का आकार कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से कुछ नुकीले टाइप होता है। तो इसमें प्लेटलेट्स, उसके बाद प्लेटलेट्स आगे फंस जाते हैं। प्लेटलेट्स आगे फंसने के बाद इसमें लाल उजल कणिकाएँ होती हैं और ये सब आके फंस जाती हैं और ये थक्का जम जाता है। यानी कि यहाँ की जो स्किन होती है थोड़ा यहाँ पे जो कटा हुआ स्थान है यहाँ पे आके जाल बनता है, जाल में रुधिराणु फंस जाते हैं और प्लेटलेट्स रुधिराणु है और जो आरबीसी वो भी रुधिराणु है, दोनों आके फंस जाते हैं। पहले प्लेटलेट्स फंसता है, उसके बाद आरबीसी ऐसे आके फंस जाते हैं, तो ब्लड बाहर नहीं निकल पाता है। अभी जाल है और जाल में अगर हम कुछ कणों को फंसा दें, जैसे कि कोई भी कण है, यहाँ पे कौन सा कण रहेगा, रक्त कण रहेंगे, जैसे कि प्लेटलेट्स आरबीसी, ये आके इसमें फंस जाते हैं। प्लेटलेट सबसे पहले फंसता है क्योंकि वो नुकीला होता है, तो आके इसमें फंस जाते हैं और फंसने के कारण रक्त बाहर नहीं निकल पाता है और फिर यहाँ पे थोड़ा ठीक हो जाता है और रेड कलर का होता है। कुछ दिनों बाद ये सूख कर निकल जाता है, उसके बाद हमारा घाव ठीक हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे कुछ इसी प्रकार हुआ है, चोट लगने पर इसी प्रकार से थक्का जम जाता है। यदि गहरा घाव है तो हम मलहम पट्टी करके घाव को भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारी प्रोसेस यही होती है, चाहे गहरा घाव रहे चाहे छोटा सा घाव रहे, सब में यही प्रोसेस होगी। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। यदि चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि आप सभी के दोस्तों के पास अच्छी से अच्छी जानकारी पहुँचे।